नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये थे कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और उनका आंसर हमें किस प्रकार से देना है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। एक दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर होगा और एक जून 2022 का क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे पहले हम दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। देखो, जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो दो टाइप से डिजाइन किए जाते हैं। एक बार तो क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा कि ना वो दो पार्ट में होगा। एक पार्ट से आपको चार क्वेश्चन करने होंगे और दूसरे पार्ट से भी चार क्वेश्चन करने होंगे। तो वो अभी हम देखेंगे कैसे डिजाइन किया गया है क्वेश्चन पेपर। और कई बार क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट ऐसा आता है कि 8 या 10 क्वेश्चन दे देता है और उनमें से कोई से ही 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो देखो, जब आपको सामने जो क्वेश्चंस होंगे, आप ये मत सोचना कि उनका आंसर आप किसी एक ही चैप्टर से कर दोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 या 3 चैप्टरों से मिलाकर आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। उसका रीजन ये है कि ना यूनिट वाइज आते हैं। तो यूनिट वाइज जैसे आप पहली यूनिट में देखोगे, तो पहली यूनिट में 4 चैप्टर थे। तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं और फिर उसके आंसर समझने का प्रयास करते हैं कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पेपर जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा। जैसे कि ये पेपर आप देख सकते हो, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आए थे और कोई से भी आपको 5 क्वेश्चन करने थे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि लिखा है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन है और 8 में से कोई से ही 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो जो आपको आते हों। तो अगर आपने एक दो चैप्टर छोड़ भी दिए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फिर भी प्लेलिस्ट में 14 चैप्टर अपलोड है और आप एक एक चैप्टर की वीडियो बहुत अच्छे से वहाँ पर जाकर सुन सकते हो। चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। देखो, पहला क्वेश्चन है, पुरुषत्व, लैंगिकता एवं हिंसा की अंतः कड़ियों की चर्चा कीजिए। यानी किस प्रकार से पुरुषत्व, लैंगिकता और हिंसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ की चर्चा करो। तो देखो, चैप्टर नंबर 3 में हमने पुरुषत्व के बारे में पढ़ा था। तो चैप्टर नंबर 3 से सबसे पहले आप पुरुषत्व को डिफाइन करोगे। यहाँ पे पहले पैराग्राफ में पुरुषत्व के ऊपर लिखोगे लगभग एक पेज को। अब क्या करोगे आप, फिर लैंगिकता के दौरान किस प्रकार से पुरुषत्व समाज में हावी हो जाता है वो चीज़ बताओगे आप चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में हमने जेंडर और लैंगिकता का अध्ययन किया था। फिर जो जब आप लैंगिकता को डिफाइन करोगे, जहाँ पर आप पुरुषत्व की भूमिका को बढ़ाओगे और महिलाओं की भूमिका को चार दीवारी में कैद करोगे, तब आप वहाँ पर ये बताओगे किस प्रकार से हिंसा लैंगिकता को प्रभावित करती है, सेक्सुअलिटी को प्रभावित करती है। ये चीज़ आपको दूसरे चैप्टर से मिलेगी। यानी कि पहला क्वेश्चन दूसरे और तीसरे चैप्टर से मिलकर बना है। जहाँ तीसरे चैप्टर से आप पुरुषत्व को डिफाइन करोगे और दूसरे चैप्टर से आप लैंगिकता और हिंसा को एक दूसरे से क्या करोगे, जोड़ोगे और अंत में एक कंक्लूजन दोगे आप। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन आप दूसरे और तीसरे चैप्टर से मिलकर बनाओगे। अब चैप्टर नंबर 2, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, परिवार के सिद्धांत पर टिकी नारीवादी समीक्षाओं की चर्चा कीजिए और अपने तर्कों की पुष्टि उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने परिवार और विवाह के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले आप परिवार को डिफाइन करोगे। भाई देखो, जो क्वेश्चन देगा आपको, जो वर्ड उसमें दे रहा है, सबसे पहले आप उसे ही डिफाइन करोगे, जैसा कि हर चैप्टर में हुआ है। तो चैप्टर नंबर 5 से आप परिवार के बारे में पढ़ोगे। तो परिवार की थ्योरी बताओगे कि परिवार कितने टाइप के होते हैं, परिवार से हम समझते क्या है, समाज की कौन सी यूनिट परिवार होती है और परिवार का क्या इंपैक्ट पड़ता है जेंडर पर। फिर जेंडर और सेक्स को डिफाइन करोगे यहाँ पर। और फिर जो नारीवादी हैं, उन्होंने किस प्रकार से परिवार के माध्यम से महिलाओं पर हिंसा को थोपा है, ये बता रहे हैं। तो पितृवंशिकता के बारे में आप बताओगे कि महिलाओं को किस प्रकार से संपत्ति के अधिकारों से हमेशा से दूर रखा गया है। तो इसमें जो आप आंसर लिखोगे वो चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर से लिखोगे। तो पहले आपको अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हमें चैप्टर के लेक्चर को यूटिलाइज कर रहे हैं। और प्ले लिस्ट में सारे चैप्टर हैं ही, वहाँ पे आप बहुत ध्यान से सुनो और यहाँ पर बिल्कुल आराम से आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि प्रजनन स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से हैं। भारत में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब देखो भाई, प्रजनन वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 था। चैप्टर नंबर 9 में प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार, ये चैप्टर का नाम ही था। तो सबसे पहले आप प्रजनन स्वास्थ्य को क्या करोगे, डिफाइन करोगे। फिर प्रजनन स्वास्थ्य के एक एक सूचक हेडिंग टाइप से उस चैप्टर में दिए गए हैं, आप लेक्चर में देख लेना, किताब में भी लिखे हुए हैं। एक एक हेडिंग को डिफाइन करोगे और लास्ट में आलोचना कर देना कि वैसे तो बहुत सारी नीतियां चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी वो नीतियां चालू नहीं हो पा रही हैं। मातृत्व मृत्यु दर आज भी गाँव में बहुत ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर आज भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आवश्यकता यह है कि जितने भी नियम बन रहे हैं, उन नियमों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए और लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जाए। ठीक है भाई। चौथा क्वेश्चन है, अक्षमता क्या है, यानी कि विकलांगता क्या है। क्या अक्षमता जेंडर संबंधी मुद्दों को बढ़ावा देती है। तो आप सभी ने जो ये चैप्टर पढ़ा था, ये कौन सा पढ़ा था, जेंडर और दिव्यांगता, यानी कि चैप्टर नंबर 10 में। तो चैप्टर नंबर 10 में जब आप दिव्यांगता को पढ़ोगे, तो सबसे पहले आप दिव्यांगता को डिफाइन करोगे कि हमारे शरीर के कार्य करने की क्षमता में जितनी भी कमियां आती हैं,
चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, ये सब दिव्यांगता में आते हैं। फिर आप दिव्यांगता के प्रकार बताओगे, फिर उसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बताओगे। वहाँ हमने पढ़ा था कि महिला होने के नाते महिलाओं को 3 प्रकार से बोझ को सहना पड़ता है। एक तो वो महिला है, इस प्रकार से उसके लिए इस वजह से भेदभाव होता है। दूसरी बात क्या है, अब वो बेचारी दिव्यांग है, इस वजह से भी उसके साथ क्या होता है, भेदभाव होता है। और फिर वो गरीब हो तो उसके साथ तिहरा बोझ होता है। यानी कि पुरुष अगर दिव्यांग है तो उसे भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, लेकिन महिलाओं को उससे भी ज़्यादा होना पड़ता है। ये चीज़ आप इस चैप्टर में बताओगे, चौथे क्वेश्चन में बताओगे। और चैप्टर कौन सा होगा, 10वां। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, जेंडर के परिप्रेक्ष्य में मातृत्व और पितृत्व की धारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो देखो चैप्टर नंबर 6 का नाम है मातृत्व। जब आप मातृत्व पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 को, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को आप डिफाइन कर पाओगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आप मातृत्व को परिभाषित करोगे, फिर आप पितृत्व को परिभाषित करोगे, फिर आप बताओगे एंशियंट टाइम पीरियड से लेकर वर्तमान तक किस प्रकार से इसने जेंडर संबंधी मुद्दों को उठाया है। छठा क्वेश्चन यह है कि महिलाओं के साथ हिंसा की परिभाषा दीजिए और भारत में इसके विविध रूपों की चर्चा कीजिए। लगभग हर चैप्टर में हमने क्या करा है, इसका अध्ययन किया है कि भारत में इसके विविध रूप आपको हर जगह दिख जाएंगे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दिख जाएगा। चैप्टर नंबर 11 पढ़ोगे आप, जेंडर आधारित हिंसा, उसमें एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ हर जगह हिंसा होती है। तो चैप्टर नंबर जब 11 पढ़ोगे जेंडर आधारित हिंसा, तो उसमें आपको बहुत सारे इसमें टॉपिक मिलेंगे। तो करने आपको 5 ही क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप 15 में से 10 चैप्टर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर लो और 5 चैप्टर छोड़ भी दो एग्जाम से पहले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वेश्चन आपके हो ही जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप, क्या इस बात से सहमत हैं आपकी साहित्यिक कार्यों में महिलाओं द्वारा जो भाषा यूज की जा रही है वो पुरुषों की भाषा से भिन्न है, उदाहरण देकर समझाइए। चैप्टर नंबर 13 पढ़ लो, इसके लिए जेंडर एवं भाषा। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 20 नंबर का वहीं से उतर जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपको, 5 ऑप्शन है और 4 पर टिप्पणियां करनी है आपको। नारीवाद पर टिप्पणी करो, इंपावरमेंट पर टिप्पणी करो, सशक्तिकरण पे, यानी कि जेंडर परक भूमिकाएं, नारीत्व, लिंग एवं जेंडर। हर चैप्टर में हमने इसकी बात करी है। तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से समझा है तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हल्के होने वाले हैं। तो अब आपको पता चल गया कि किसी भी क्वेश्चन पेपर को, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा 2 तारीख को जो आपका पेपर होगा, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन किसके चीज़ के ऊपर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप उसको डिफाइन करोगे, शुरुआत में भूमिका बनाओगे, फिर उसके आप सब पॉइंट्स बनाओगे। कम से कम 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 से 12 सब पॉइंट बनने चाहिए। और लास्ट में ना अपना एक मूल्यांकन करोगे। आलोचना करने के लिए बोलेगा तो आलोचना करोगे आप। पेपर में कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे बनाने, पैराग्राफ कैसे बनाने, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर होगा जून 2022 का। तो देखो जून 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था ये थोड़ा अलग टाइप से था। ये ना पेपर 2 पार्ट में था, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए से आपको 4 क्वेश्चन करने थे, यानी कि सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन दिए थे, इनमें से कोई से 4 क्वेश्चन करने थे। और सेक्शन बी में भी 8 ही क्वेश्चन दिए थे, इनमें से भी कोई 4 क्वेश्चन आपको करने थे। यानी कि इस बार पेपर जो था वो 2 पार्ट में था। पहले पार्ट में 8 क्वेश्चन जिसमें से आपको 4 करने हैं, और दूसरे में से भी आपको 4 करने हैं। तो देखो लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दो, वो भी कितने वर्ड में, 500 वर्डों में। 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा ये। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कार्य के प्रारंभिक संवाद का वर्णन कीजिए और उचित उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो कार्य का पारंपरिक वर्णन आप कैसे बताओगे, आप ये बताओगे एंशियंट टाइम में मनुष्य जब आखेटक क्रियाएं करता था तो जो पुरुष थे वो क्या करते थे, वो मछलियां वगैरह पकड़ कर लेकर आते थे, महिलाएं घरेलू कार्य करती थी, और वहीं से महिलाओं का जो जीवन है वो घरेलू कार्यों में क्या हो गया, दबकर रह गया। जब आप चैप्टर नंबर 7 को पढ़ोगे, कार्य को जेंडरीकृत करना, वहां से आराम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्था के रूप में परिवार के प्रति नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अभी हमने इसकी चर्चा करी थी। लैंगिकता क्या है, क्या ये एक सामाजिक संरचना है, वर्णन करो। बिल्कुल आप बताओगे, आप क्या कि जेंडर क्या है। जेंडर एक सामाजिक संरचना ही तो है, क्योंकि जो सेक्स होता है वो कैसा होता है, वो बायोलॉजिकल होता है। और लड़की को लड़की बनाए किस, कौन बनाता है, समाज बनाता है। फिर आप इसमें बताओगे कि कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कि कैसे एक बच्ची है तो उसको गुलाबी रंग की वो कपड़े लेकर आएंगे, उसे ये सिखाया जाएगा कि अपने भाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, अपने भाई के लिए वो खाना छोड़ दे, अपने पिता के लिए वो खाना छोड़ दे। ये बात लगभग हर चैप्टर में करी है, लेकिन फिर भी आप पहला चैप्टर पढ़ लो, दूसरा चैप्टर पढ़ लो। लगभग हर चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, बट पहले और दूसरे में आपको बहुत आसानी से ये पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। जेंडर समाजीकरण की चर्चा, उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। तो बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन जैसा ही है कि जेंडर का समाजीकरण कैसे हो रहा है। तो जेंडर और समाजीकरण ये कौन सा चैप्टर कहाँ से मिलेगा आपको, ये 8वें चैप्टर से मिल जाएगा आपको, 9वें चैप्टर से भी इसका आंसर मिल जाएगा आपको, 11वें चैप्टर से भी इसका आंसर मिल जाएगा आपको, क्योंकि हर चैप्टर में हमने जेंडर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं। और दूसरा चैप्टर पूरा इसके लिए है ही, चैप्टर नंबर 4 दैनिक जीवन में जेंडर। प्रॉपर आंसर आपको चैप्टर नंबर 4 से मिल जाएगा इसका, दैनिक जीवन में जो जेंडर है।
अगला क्वेश्चन है, पुरुषत्व के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए। चैप्टर नंबर 3 से ये क्वेश्चन। पितृतंत्र, पूंजीवाद और मातृदेह के बीच में क्या संबंध है? तो किस प्रकार से पितृसत्ता पूंजीवाद की देन है और किस प्रकार से ये केवल और केवल स्त्री को एक दैहिक संबंध के बीच में समझती है। तो ये छठा जो क्वेश्चन है, ये कार्य को जेंडरीकृत करने से निकल जाएगा आपका। कार्य में सीमांतीकरण और अनौपचारिकता क्या है? तो जेंडर और कार्य वाली जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3, 7 और 8 चैप्टर दोनों से मिलाकर ये आंसर मिलेगा आपको। प्रजनन और बाल स्वास्थ्य नीति आरसीएच का वर्णन कीजिए। तो प्रजनन वाला चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 9। तो जब आपको चैप्टर पता होंगे, क्वेश्चन देखते ही आपको चीज़ें पता चलेंगी, तभी आप चीज़ों को डिफाइन कर पाओगे। अभी 60 में से आपको 4 कोई से भी कर देने हैं। आपकी जगह मैं होता तो शुरुआत के 4 करके निपट जाता यहाँ से। संस्था के रूप में परिवार बताता, लैंगिकता बताता, जेंडर और समाजीकरण बता देता और कार्य के पारंपरिक संवाद का वर्णन कर देता। अब यूनिट 2 में देखोगे तो आपको 300 शब्दों में आंसर लिखना है। 300 शब्दों का मतलब होता है एक लाइन में मिनिमम बच्चा 10 वर्ड तो लिखता ही है। तो लगभग लगभग 30 लाइनों में आंसर होना चाहिए, यानी कि लगभग 2 से ढाई पेज आपके इसमें भर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन अक्षमता के बारे में। अक्षमता के लिए हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था भाई? तो अक्षमता के लिए अभी मैंने आपको बताया था, जेंडर और दिव्यांगता वाला चैप्टर हमने पढ़ा था। तो जेंडर और दिव्यांगता वाला जो चैप्टर था, यानी कि चैप्टर नंबर 10, वहाँ से आपको ये आंसर मिलेगा। जेंडर आधारित हिंसा क्या है? चैप्टर नंबर 11 से आपको ये आंसर मिलेगा। क्या आपकी राय में भारत में महिलाओं का वस्तुकरण होता है? आप बताओगे बिल्कुल होता है। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वाले चैप्टर से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। महिलाओं के कामकाज को दोहरे बोझ की परिभाषा बताइए। तो देखो, महिलाओं को जब बाहर नौकरी मिलती है तब भी उन्हें घर का काम करना पड़ता है, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो एक ये चैप्टर मिलेगा आपको कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वाले से। तो जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो वहाँ से आपको इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। और 13वां चैप्टर भी यही है, 13वां क्वेश्चन भी यही है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का वर्णन कीजिए। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में आप बताओगे कि किस प्रकार से महिलाओं को बाहर पहले तो मौका नहीं मिलता, और जब मौका मिलता है तो उनको अपनी बात कहने का हक नहीं मिलता। जहाँ पर हमने कुछ केस स्टडी भी पढ़ी थी कि एक महिला थी, उसे क्या कर रहे थे, प्रमोशन के लिए उत्पीड़न हो रहा था उसका, उसने आवाज़ उठाई तो भी उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। उसमें यही बताया गया था बहुत सारी महिलाएं डर के मारे एफआईआर नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ना पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखोगे, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखोगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। परिवार के संबंध में प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण क्या है? तो जेंडर और परिवार वाला जो चैप्टर है, जैसे ही आप वो पढ़ोगे वहाँ से आपको चैप्टर नंबर 5 से यानी कि ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लगभग हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आगे भी माफ़ कीजिएगा इतने ही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों में से आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन कर देने हैं। तो अगर 2 पार्टों में आया क्वेश्चन पेपर तो थोड़ा सा ना लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आपको ना ज़्यादा आंसर लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर दिसंबर जैसा क्वेश्चन आप पेपर आ गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि 8 क्वेश्चन आए हैं, आपको 5 करने हैं। अब ये तो पैटर्न के ऊपर है कि पैटर्न कौन सा आएगा। तो अब आपको पता चल गया कैसे क्वेश्चन आएंगे और इनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उस क्वेश्चन में आप जो वर्ड होगा उसे डिफाइन करोगे, फिर उससे रिलेटेड सब पॉइंट्स बनाओगे और फिर उनको डिफाइन करोगे 4 से 5 लाइनों में। एंड में कंक्लूजन जरूर लिखना, निष्कर्ष लिखना, उसमें अपने विचार भी देना और जो सुझाव दे सकते हो आप वो सुझाव भी देना। क्योंकि जो ये पूरी की पूरी किताब है वैल्यू बेस्ड है, और उसमें अगर आप अपने वैल्यूएबल पॉइंट इनपुट नहीं डालते हो तो चीज़ें ना थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें लगभग लगभग 80% जो है नंबर लेकर ही आएँ, क्योंकि इससे कम लेकर आ रहे हो तो हमारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। यानी कि 100 में से 80 नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं अगर आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।